हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास। और आज हम क्या करने वाले हैं, जो मैं इतने दिनों से आपको करवा रहा हूं उसका एक और बेहतरीन वर्जन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को मर्ज करके, और हम वो वाले क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये इकट्ठी 10-20 क्लासेस एक साथ देख लेते हो तो पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में दिमाग में बैठ जाएगा। साथ ही उससे जुड़ा हुआ सारा स्टैटिक जीके वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यह हमारा अभिनंदन बैच है जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं आपके सीजीएल 2023 के एग्जाम को, जो अभी 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे इसके अलावा और भी कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल हो, एनटीएस हो, सीपीओ हो, आपका DSSB, AFCAT, CDS, कोई भी पेपर हो, आप हर एग्जाम को इस कोर्स के थ्रू बेहतरीन तरीके से टारगेट कर सकते हो। और मेरे सारे लेक्चर्स आपको कहां मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, जनरल स्टडीज बाय समृद्ध सर करके प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे लेक्चर्स लाइन में एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चों का पेपर अभी आने वाला है जुलाई के अंदर, तो अगर मैं उनको बोलूं जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि मान लीजिए उस प्लेलिस्ट में आपको 70 के करीब लेक्चर्स दिखते हैं, तो आप आखिरी के 20 से 30 लेक्चर्स यानी 50 लेक्चर के बाद, इस पूरी लेक्चर सीरीज में हमारा जैसा कि टारगेट है 79 लेक्चर्स का, तो इसके अंदर आप 50 के बाद वाले लेक्चर्स देखोगे तो आपको ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मैंने मर्ज करके पढ़ाया। इतना इनफ रहेगा। सीजीएल में खूब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके पेपर में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से। बाकी सबको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पूरी प्लेलिस्ट देखना, तो जनरल अवेयरनेस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और बाकी टीचर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा लेक्चर के बीच में कि कहां इनकी प्लेलिस्ट, उनकी प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो में। चलिए अब एक एक करके आपके सामने 2023 के और 2022 के करंट अफेयर्स आएंगे और स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आएंगे। तो वहां से शुरुआत करते हैं, और आपको पहले पॉज करना है, खुद लगाना है। हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, हर क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। Where is the नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट लोकेटेड? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां स्थित है? ये 2 बार रिपीट हो गया आपका, पर कोई नहीं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पूछ रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चंस, एयरपोर्ट, हाईवेज, ये सारे बनते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम कौन कौन से एयरपोर्ट रिवाइज करते हैं पहले देख लेते हैं। तो हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स की जो गवर्निंग बॉडी है सबसे ऊपर, वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है सेंटर लेवल पे, तो ये कौन है? इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह आपका स्टैटिक का एक पार्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो साथ साथ मेरे नोट्स जरूर बनाते रहना, तभी आपको चीजें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, दोबारा स्पीड स्लो लगे तो तेज कर लेना। मिनिस्टर हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। उसके अंडर एक बॉडी आती है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में 137 के करीब एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। सबको गवर्न करता है AAI। ठीक है। अब ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, प्रॉपर फॉर्मेशन कब हुई, तो 1995 में हुई। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, ज्यादातर सबके हेडक्वार्टर जहां पे होते हैं, नई दिल्ली के अंदर। अभी इसके करंट चेयरमैन कौन है, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके हो जाएगा, जिनका नाम है संजीव कुमार। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, संजीव कुमार। कोई बहुत टफ नाम नहीं है, याद होने वाला नाम है। चलिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हमने बात कर ली। अब हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एयरपोर्ट है। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे फेमस है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। मुंबई यानी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के अंदर नागपुर का एक एयरपोर्ट पूछा जाता है। कौन सा? मैं यहां लिखवा देता हूं आपको, तो यहां पे आप लिख लीजिए, जगह थोड़ी सी कम रहती है पर मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए, बाबा साहेब। डायरेक्ट पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं कि ये वाला एयरपोर्ट कहां पे है, फलाना एयरपोर्ट कहां पे है, तो जहां में मौका मिलेगा रिवाइज करते चलो। बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये कहां पे है?
तो ये नागपुर के अंदर है। ठीक है, नागपुर में है बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली में सबको पता है, दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो IGI एयरपोर्ट में यहां पे लिख देता हूं, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु में कौन सा एयरपोर्ट है? बेंगलुरु का एयरपोर्ट कई बार पूछा गया है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, और बेंगलोर के साथ कर्नाटका में मैंगलोर एयरपोर्ट भी है, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑब्वियसली मैंगलोर के अंदर है। अब बात आती है इस क्वेश्चन के आंसर की, जिसका आंसर बनेगा कलकत्ता। तो कोलकाता के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। और वेस्ट बंगाल के अंदर एक एयरपोर्ट और आपने याद रखना है, कौन सा? सिलीगुड़ी। काफी इंपॉर्टेंट लिंक है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ, तो वो है सिलीगुड़ी, सॉरी बागडोगरा एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी के अंदर। यहां मैं आपके लिए एक सेकेंड, तो यहां लिख लीजिए बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। चलिए, आई होप आपने इतना नोटबुक में लिख लिया होगा। अब आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि हमने एक क्वेश्चन के थ्रू ही जो जो स्टैटिक जीके का पोर्शन हुआ हमने रिवाइज कर लिया। चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। विच यूरोपियन कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज यूथनेशिया? अब ये यूथनेशिया क्या होता है? हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया गया है? तो एग्जैक्टली इसका मतलब इच्छा मृत्यु होता है यूथनेशिया का मतलब, कि मतलब आप अपनी मर्जी से, अगर कोई इंसान पीड़ित है किसी बीमारी से, किसी दर्द के चलते, अगर वो अपने प्राण त्यागना चाहता है तो अपनी इच्छा से वो इच्छा मृत्यु कर पाए, तो असिस्टेड सुसाइड इसे आप कह सकते हो। और इसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते अगर ऐसा कानून आ जाता है तो। समझ गए? अब ऐसा कानून कई यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया है, जैसे लक्समबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, उसके अलावा न्यूजीलैंड है, कनाडा है और आपका नीदरलैंड्स भी है। तो ये 5 नेशन थे। उसके बाद छठा नेशन बना स्पेन। ठीक है, स्पेन। और अभी हाल ही में पोर्चुगल भी इस लिस्ट में आ गया है। तो अगर बिल्कुल करंट से मैं पूछूं तो आपका आंसर बन जाएगा पोर्चुगल। ठीक है जी, पोर्चुगल आंसर बन जाएगा। और पोर्चुगल के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मार्सेलो, ये नाम मैं क्यों बता रहा हूं, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मार्सेलो रोबेलो डिसूजा। मार्सिलो रोबेलो डिसूजा, इनके पास ही बिल आया था तो इन्होंने इस पे हस्ताक्षर दे दिए और ये जो है वहां पे डिक्रिमिनलाइज कर दिया अगर कोई अपनी इच्छा से मृत्यु करना चाहता है तो। पोर्चुगल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, तो करेंसीज और कैपिटल्स आपसे पूछी जाती हैं, लिस्बन यहाँ की हो जाएगी राजधानी। ठीक है, आई होप इतना इनफ रहेगा आपके क्वेश्चन में। और 18 या 18 प्लस अगर इतनी एज है तो आप यूथनेशिया के लिए एलिजिबल हो इन कंट्रीज में। अब ये कितना सही है कितना गलत है, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। ठीक है, पर कई कंट्रीज में ये लीगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये किनकी फोटो लगी है? काफी फेमस एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया के अंदर और उन्हें एक नया ओहदा दिया गया है। अब वो क्या है वो देखते हैं। Which Indian has been selected as external auditor of International Labour Organization? किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो ये एक्सटर्नल ऑडिटिंग का काम करेंगे जो इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए भी, क्योंकि ऐसी चीजों से आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंडिया को आगे ले जाते हैं। तो अब ये कौन है? ये आपने कई बार चेहरा देखा होगा और हमारे देश के अभी एक करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। आपने सही गेस किया, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने होल्ड करी हैं। वहां से भी सवाल बनता है, जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। ठीक है ना, GC मुर्मू। और अभी करंटली ये हमारे देश के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, CAG है। और CAG का जो आर्टिकल है आपके संविधान में वो आर्टिकल नंबर 148 है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। आई होप इतना क्लियर होगा। ये चीजें मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, तो जो बच्चे फॉलो करते जाएंगे इसको, आपको नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी और आपकी चीजों का रिवीजन भी होता चला जाएगा।
तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो गए एक्सटर्नल ऑडिटर। इसके लिए बकायदा 3 कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंडिया थी उसमें, कनाडा थी, यूके थी, पर इंडिया का प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया था। दूसरा, इनको बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का, जैसे कि WHO के भी ये हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको चुन लिया एज एक्सटर्नल ऑडिटर। इनका टेन्योर 2024 से लेके 2027 तक 4 साल का इनका टर्म रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जहां तक बात है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बता चुका हूं, उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है, तो एक बार और देख लेते हैं। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। और इसके अभी करंट हेड कौन है? तो इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। तो इससे 2-3 चीजें हमने और एक्स्ट्रा रिवाइज कर ली। तो इस क्वेश्चन को अब अपने दिमाग में छाप लेना। अगर कोई चीज समझने में कोई प्रॉब्लम आती है या याद करने में प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू कमेंट। आप कमेंट में मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और आगे कैसे प्रिपेयर करना है, इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। शर्त यह है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको रोज वीडियोस का पता लगता रहेगा। When is the Civil Accounts Day observed every year? प्रत्येक वर्ष सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बात कर रहा हूं क्यों मनाया जाता है, पहले तो ये समझिए। इस दिन इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, ये डिपार्टमेंट है ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च को हुई थी। और कौन से ईयर में हुई थी? तो 1976 के अंदर हुई थी। तो इसका एक तरीके से कमेमोरेशन डे होता है, जिसको हम कहते हैं सिविल अकाउंट्स डे। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? एक्चुअल में इसने ऑडिटिंग के काम को हल्का किया। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, कई को लगेगा कि भैया CAG करता है वो, तो CAG का काम है ऑडिट करना। तो इसी चीज को सेपरेट किया था 1976 में। ये जो एजेंसी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने रिसीप्ट्स होते हैं या जितना भी अकाउंट्स मेंटेन होता है, कौन सा पैसा कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, तो सारी अकाउंट्स जो मेंटेन करती है वो ICAS करती है, जिससे कि एक प्रॉपर डिवाइड बना ऑडिटिंग में और अकाउंटिंग में। CAG का काम भी हल्का हुआ। और सिविल अकाउंट्स डे इसी की याद में मनाया जाता है। इनको अप्रिशिएट करने के लिए कैसे नई टेक्नोलॉजी के थ्रू ये अब जैसे टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हुए यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स बेहतरीन तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है जी। चलें आगे। इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं बताने के लिए, तो 1 मार्च आपको याद रखना है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि अभी 2023 में इसका कौन सा एडिशन मनाया गया। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो 47th इसका जो है स्थापना दिवस था, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। Who has been appointed Vice Chief of Naval Staff on 1st April 2023? 1 अप्रैल 2023 को नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पीछे भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है मेरी, अगर आप कुछ लास्ट क्लासेस देखो तो मैंने इंपॉर्टेंट आर्मी पोस्ट के बारे में या फिर फोर्सेस की जो पोस्ट है उनसे डिस्कस किया था, तो यहां भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में इन्हें बनाया गया वाइस एडमिरल जो बने हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एक होता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं आपके लिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जो सबसे ऊंची रैंक होगी नेवी के अंदर, जो पूरी नेवल स्टाफ को संभालते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार। अच्छा, आपसे स्टैटिक में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे, सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, और सबसे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, ठीक है। इन तीनों का आंसर मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो ये तो हो गए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जहां तक बात है वाइस चीफ कौन है इनके बाद, तो वो है वाइस एडमिरल ये संजय जसजीत सिंह। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजय जसजीत सिंह। अब नेवल स्टाफ की तो बात कर ली, फिर से रिवाइज कर लीजिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अभी, तो इनका नाम है जनरल
मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा चलिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर लिया, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ की भी बात कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, डायरेक्ट वन लाइनर वन फैक्ट के रूप में आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर की रैंक जो मानी जाती है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस अभी करंट में कौन है? इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये जब आप नोटबुक में इस लेक्चर सीरीज से एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बकायदा नाम दे सकते हो अभिनंदन बैच शॉर्ट नोट्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर विद इन 50 to 100 पेजेस आप छोटे छोटे नोट्स बनाओगे तो वो आ जाएंगे, और एग्जाम से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेना। रोज लेक्चर देखोगे तो धीरे 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 करके आपका जीएस में स्कोर 100% बढ़ेगा, समझे? चलिए, Lula da Silva was sworn in as the 39th president of which country on 1 January 2023? लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये है, और इनकी एज काफी है, 77 ईयर्स के हैं ये, और ये प्रेसिडेंट बने हैं कहां के? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री के, एरिया वाइज। लग गया आइडिया? नहीं लगा? 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सी कंट्री है? तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील के 39th प्रेसिडेंट बने हैं आपके 77 ईयर ओल्ड लूला डा सिल्वा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। ये इनका 3rd टर्म है, कंसेक्यूटिव तो नहीं है, पर 3 बार ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील की जो कैपिटल है ब्रासिलिया। ब्राजील की कैपिटल पूछी जा सकती है ब्रासिलिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वहां की करेंसी की, तो करेंसी क्या होगी? वहां की करेंसी हो गई ब्राजीलियन रियाल। ठीक है, यहां लिख देता हूं आपके लिए, करेंसी से क्वेश्चन आ जाए तो ब्राजीलियन रियाल। और अगर आपसे पूछ ले कि, क्योंकि पार्लियामेंट का भी पूछता है कि पार्लियामेंट कौन सी है, तो यहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ब्राजील की पार्लियामेंट को कहा जाता है। अब इसमें एक ऑप्शन है नेपाल। तो मैंने लास्ट क्लास में अगर याद हो तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे दिसंबर में, क्या नाम था उनका? शेर बहादुर देउबा, और विद्या देवी भंडारी उस वक्त प्रेसिडेंट थी, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। नए प्रेसिडेंट भी बने हैं नेपाल के, उनका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में। तो आपके आज के 4 सवाल हो गए। फर्स्ट, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां बनाई जा रही है? तो 4 ऑप्शन में से पॉसिबल है कहां पे? फीजिबल आइडिया कलकत्ता ऑब्वियसली, तो कलकत्ता के अंदर ही आपने न्यूज में देखा भी होगा कि ये बनने वाली है, और इनॉग्रेट कब होगी ये? तो दिसंबर 2023 तक ये चालू हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है कलकत्ता का। और कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पहली ऐसी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन थी जिसने इंडिया में मेट्रो इंट्रोड्यूस करी थी। तो 1984 का टाइम था बिल्कुल। तो उस टाइम पे सबसे पहली मेट्रो कलकत्ता में आई। और अगर पूछ ले लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क कहां का है, तो ऑब्वियसली दिल्ली का है। सबसे स्मॉलेस्ट कहां का है? अहमदाबाद के अंदर मेट्रो है, मात्र 6 किलोमीटर की। बात करूं अगर मैं इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट कहां पे हो रहा है? तो जो आपकी हुगली नदी है उसके अंदर ये बनाया जा रहा है, प्रॉपर टनल्स बन रही है, ऑलमोस्ट काम चल रहा है इसका, और दिसंबर में वाइंड अप हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी टनल दिखेगी, और ये टनल्स बनाने के लिए जर्मन मशीनरी का यूज किया जा रहा है। इवैल्यूएट किया था कि पर किलोमीटर 120 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, पर 157 करोड़ रुपया कम से कम लग रहा है 1 किलोमीटर बनाने में। तो बहुत मुश्किल है, हुगली में काफी डीप जाकर के काम हो रहा है। किन 2 जगह को कनेक्ट करेगी? तो हावड़ा को सियालदा रेलवे स्टेशन से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
हावड़ा को सियालदा, तो अपने आप में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएंगे, लोग शुरू में काफ़ी आएंगे इसको देखने के लिए, धीरे धीरे चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस तरीके का कुछ ये प्रोजेक्ट बनने वाला है कलकत्ता में, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है अभी, तो सबको पता है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। साथ साथ ना ऐसे क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेने चाहिए, जितनी बार करो उतने कम। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ के गवर्नर कौन है अभी, गवर्नर से क्वेश्चन, सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में अपने लिख लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कुछ इसमें है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, चलते हैं। Who has become the first woman army officer to be actively deployed at Siachen Glacier? सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बन गई हैं? तो ये है आपके सामने पहली महिला सेना अधिकारी, पहली इंडियन आर्मी ऑफिसर, वुमेन आर्मी ऑफिसर, जिन्हें की पहली बार डिप्लॉय किया गया है सियाचिन के अंदर। तो बहुत गर्व की बात है, ये पहली वुमेन बनी है ये। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है शिवा चौहान। क्या नाम है, शिवा चौहान नाम है। एग्जैक्टली बताऊं तो इनको कुमार पोस्ट पे डाला गया है, कुमार पोस्ट, और ये 15,600 फीट की ऊंचाई पे है सियाचिन के अंदर। काफी ऊंची पोस्ट है। सियाचिन के बारे में आप सबको ऑलमोस्ट पता होगा, और काफी डेकोरेटेड ऑफिसर हैं ये। इन्होंने इनके, अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, इनके फादर काफी जल्दी एक्सपायर हो गए थे जब ये मात्र 11 साल की थी। इनकी मदर ने ही इनकी अपब्रिंगिंग करी, तो इनका अपना बहुत बढ़िया करियर रहा। सियाचिन ट्रेनिंग स्कूल के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग ली, अब 3 महीने के लिए डिप्लॉय करी गई है सियाचिन ग्लेशियर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, और बड़े गर्व की बात है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन के ऊपर इंडिया का पूरा कंट्रोल है। सियाचिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया के लिए, ठीक है ना। और क्योंकि यहां से प्रॉपर उस रास्ते को नजर रखा जा सकता है जो लेह लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्टिविटी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो सियाचिन के ऊपर अगर आपसे पूछ ले एक आधा क्वेश्चन, जैसे कि सियाचिन को इंडिया ने कंट्रोल कब किया था, तो इंडिया का पूरा कंट्रोल आया 1984 में। इसके लिए एक ऑपरेशन हुआ था, उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑपरेशन मेघदूत। और पाकिस्तान की बस की नहीं हुआ। ये ऑपरेशन कब हुआ, अक्टूबर का महीना था। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन बैटल ग्राउंड पे हमने अपना कब्जा बिल्कुल जमा लिया, ठीक है जी। अब इसमें एक और ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, भावना कांत, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वुमेन ऑफिसर्स के अंदर से। तो पहली विमेन फाइटर पायलट्स का जो ग्रुप था, उसके अंदर 3 फाइटर पायलट बनी थी। 2016 का यह बैच था, और पहली विमेन फाइटर पायलट में से एक ये थी भावना कांत। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन भी कभी पुराना नहीं होता। भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहन्ना सिंह, मोहन्ना सिंह, ठीक है। हैंडराइटिंग अगर समझ में आ रही है, इतनी कैपेबिलिटी है आपकी, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मेरे लेक्चर्स एक बार और देख लेना, सबसे बढ़िया नोट्स बनाओ अपने, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the sanction, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर दोबारा से मैं कल आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो अब मैं समझ रहा हूं आपके पास टाइम है थोड़ा सा कम, और हमें ये जो आखिरी के लेक्चर्स होंगे फ्रूटफुल भी बनाने और टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन हो पाए आपका, इसलिए मैं कोशिश करता हूं लेक्चर 30 से 40 मिनट के ऊपर ना जाए। उस टाइम ड्यूरेशन में आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जाओ यहाँ से, वाकई में आपको फायदा होगा। आप बिल्कुल इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर, बस मैं इतना आपसे जरूर कह रहा हूं। और आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगे बढ़िया लेक्चर्स। What is the sanctioned judicial strength of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायिक शक्ति कितनी है, और ये कौन है, इनकी फोटो मैंने क्यों लगाई है यहाँ पे, तो अभी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं जुडिशियल स्ट्रेंथ की, तो सुप्रीम कोर्ट की देखिए स्थापना हुई थी कब, वैसे तो इसका पहले नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1937 से वर्किंग में आ गया था। पर आज़ादी के बाद इसकी स्थापना जो प्रॉपर वर्किंग शुरू हुई वो 28 जनवरी से हुई,
ठीक है, ये मैं आपको पहले भी, पॉलिटी की तो सारी क्लासेस ऊपर इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। 28 जनवरी 1950 से, ठीक है। उस टाइम जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ थी वो 7 जजेस की थी, 7+1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर केसेस बढ़ते हैं और काम वर्कलोड बढ़ता है, तो उस हिसाब से टाइम टू टाइम ये स्ट्रेंथ रिवाइज होती रहती है। 2020 में लेटेस्ट रिवाइज हुई थी, तो उसके हिसाब से 34 जजेस जो हैं वो सैंक्शनड है कि इतने जजेस कम से कम होने चाहिए, कम से कम नहीं मैक्सिमम 34 जजेस होने चाहिए, यानी कि 33 नॉर्मल जजेस हो सकते हैं प्लस आपके 1 जो होंगे वो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि करंट से इसका क्या है कि भैया अभी हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 जजेस को एक साथ जो है 9 जजेस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अब स्ट्रेंथ 33 है। ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ नहीं है, ये करंट स्ट्रेंथ है। सैंक्शनड 34 ही है, पर अभी करंट स्ट्रेंथ 33 है। 9 नए जजेस बनाए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 9 में से एक है ये, अब ये क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट, तो इनमें से 9 में से एक का नाम है, जो ये आती है इनका नाम है बीवी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना। और ऐसा पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगली लाइन में यही है, 2027 के अंदर ये पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विमेन, सबसे पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के चांसेस हैं इनके, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट में इन्होंने 2008 से 2021 तक सर्व करा है। इनके फादर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो बीवी नागरत्ना, ये नाम याद रखना, कर्नाटका की हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक के पार्ट की, तो आपसे पूछ लेगा पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो इनका नाम था हरिलाल जय किशन दास कानिया, HJ कानिया। करंट में कौन है, तो 50th नंबर पे अभी चल रहे हैं, जिनका नाम है, कई बार मैं बता चुका हूं, DY चंद्रचूड़। ये सवाल भी पेपर में आ सकता है, DY चंद्रचूड़। अगर आपसे पूछ ले, इसमें कंफ्यूजन बड़ा होता है। अब आप कहेंगे फातिमा बीवी थी पहली चीफ जस्टिस, तो वो चीफ जस्टिस नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट की एक जज बनी थी, सबसे पहली महिला जज। और वो कब बनी थी, वो बनी थी 1989 में। 1989 में वो अपॉइंट हुई थी फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पहली जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, और 2027 में ये बन जाएंगी पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप इतना क्लियर होगा। और अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो आर्टिकल 124 से इसकी स्थापना बताई जाती है। 124 से आर्टिकल 148 तक जाता है सुप्रीम कोर्ट की। उसके अंदर सारी जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी। अगर पूरा लेक्चर देखना है तो वही प्लेलिस्ट में ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के नाम से लेक्चर मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है, पूरा कोर्स नहीं देखना, पॉलिटी को नहीं देखना, पूरा हिस्ट्री को नहीं देखना, तो जो टॉपिक में कंफ्यूजन हो वो देख सकते हो। और ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो आपने देखना ही देखना है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और पीछे कॉलेजियम होता है पूरा जजेस का, जो नाम रिकमेंड करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जज बनने की सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैंने कई बार रिवाइज करा है, ऐसी मुंह जुबानी याद करते हैं कि पहला कि वो तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे ये कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 5 years ऑफ बीइंग अ जज इन अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में जज होने का, या फिर और 10 साल का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट होने का, ठीक है। या फिर मतलब इसमें वो है, चॉइस है, या तो 5 साल जज हो हाई कोर्ट की, 10 साल एडवोकेट हो हाई कोर्ट की, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। आई होप आज के लिए इतना इनफ रहेगा। तो इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे छोटा छोटा डोज आप लेते जाओगे अगर जनरल अवेयरनेस का, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं यहां से काफी सवाल क्लिक करने वाले हो आप।
तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि एक साथ आपको 150-200 क्वेश्चन के अंदर दबा दूं, याद कुछ रहना नहीं उसमें से। तो वो भी हम बाद में रिवीजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे एग्जाम से पहले, पर अभी आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसमें आपने जुड़ना है। ये आपका अभिनंदन बैच चल रहा है जो मैंने आपको बताया, और 79 डेज का हमारा टारगेट है। ये आपकी पूरी फैकल्टी है सामने, अपने बारे में मैंने आपको बता दिया। मेरे सब्जेक्ट स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी में करा चुका हूँ। इनकी बात करूँ तो ये साइंस वाले टीचर हैं आपके, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना है वो ये करवा रहे हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश वाले टीचर, इनकी भी प्लेलिस्ट वहीं पे है, पूरा इंग्लिश का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो। और ये आपके रोहित सर रीजनिंग के, कोई भी डाउट हो रीजनिंग में, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ इनकी प्लेलिस्ट देख लोगे, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। चैनल को आपने अब सब्सक्राइब करना है, यहाँ तक देखा है तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, और फिर से कल मिलेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मीट यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।